राम मंदिर निर्माण और उसके साथ अयोध्या नगरी के जो कायाकल्प की हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शुरू हो रहा है और इसी के साथ वहां पर तमाम होटल्स पहुंच रहे हैं क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा होगा। सीतामढ़ी है एक बिहार में, आपको याद दिलाऊं, जानकी मां का जन्म स्थान। क्यों नहीं आप काया पलट कर सकते वहां की? क्यों नहीं ऐसी स्थिति बना सकते कि वहां पर आप दरभंगा में एयरपोर्ट पर आप लोग अपना क्रेडिट लेते हैं ना, तो क्यों नहीं सीतामढ़ी का कायाकल्प कर जाते? पूरे देश से लोग पहुंचेंगे जानकी मां का जन्म स्थान का दर्शन करने। देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जहां तक आपने मां जानकी के स्थान को लेकर के कहा, राज्य सरकार ने अभी 78 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी है और जो भारतीय जनता पार्टी का पुरुष प्रधान जो मानस है, कहीं ना कहीं मां सीता को लेकर के जो उपेक्षा का भाव है, बिहार की धरती से हम सियाराम का जो जय घोष है वो करने जा रहे हैं। मां जानकी का विशाल के लिए दिया है, क्या करेंगे उसके मंदिर और उसके आसपास, और वो महत्वाकांक्षी योजना है, वो आगे उसका एक हो सकता है राशि और भी बढ़ाई जाएगी, उसका विस्तार होगा। लेकिन मेरे पास चूंकि समय बहुत ज्यादा आप नहीं दे पाएंगी हमको और काफी लंबा भाषण अभी सुधांशु जी का हम लोगों ने सुन लिया है। ईपीएफओ की प्रक्रिया ये है कि जब भी आपको कोई काम आपको आवंटित किया जाता है, आप श्रमिकों के नाम से यूएन नंबर जनरेट करते हैं। वो नियमित रोजगार की गारंटी नहीं है, वो 1 दिन हो सकता है, 0 हो सकता है, 29 दिन हो सकता है, 26 दिन हो सकता है। अब उस पर आप अपनी बारी में बोलिएगा, मुझे बोलने दीजिए। हाँ। इसलिए कि आप इंटरप्ट करते हैं और आपको जब हम इंटरप्ट करेंगे तो आपको बुरा लगेगा। मैंने तो इंटरप्ट नहीं हाँ नहीं, इसीलिए मैं अब आपको 1-2 बातें कह रहा हूँ और जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल इसको आप जांच करवा लीजिएगा, इस जानकारी को और विश्वसनीय बना लीजिए। बिहार को लगातार 10% से ज्यादा का बिहार का ग्रोथ रेट है। चूंकि एलजेपी को बिहार का ग्रोथ नहीं दिखता है, बिहार का डेवलपमेंट नहीं दिखता है और कई बार जो इंडेक्स है ग्रोथ का उसमें बिहार नंबर 1 पर रहा है। अरे सर छोड़िए, कहां नहीं तो विशेष पैकेज क्यों मांग रहे हैं सर? नहीं राजीव जी, फिर विशेष पैकेज क्यों मांगते हैं? विशेष पैकेज क्यों मांगते हैं? आप जितना सुधांशु जी को उदाहरण समय दीजिएगा। नहीं, थोड़ा ठीक ठीक लगा के बोलिए। तो ठीक ठीक ही बोल रहे हैं हम आपको, उसकी वजह दूसरी है। राजीव जी को नहीं, अगर आपने उनको सुना तो मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए, मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए, नहीं तो बहस का कोई मतलब नहीं है। वो तो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, विश्वसनीयता की बात कौन कह रहा है जिन पर मौसम वैज्ञानिक होने की बात कही जाती थी। और भारतीय जनता पार्टी जितने अविश्वसनीय समझौते आपने सत्ता के लिए किए हैं, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक सभी जगहों पर आपके अनेक ऐसे सहयोगी दल हैं जिनके कंधे पर उन राज्यों में आपने अपना विकास किया और उनको दुलत्ती लगाई और आप वहां से निकल आए। आपके साथ जिन्होंने एनडीए की बुनियाद डाली, वो कोई दल आपके साथ नहीं है। पहली बात, बार बार हमसे पूछिए कन्वेनर कौन है, बार बार हमसे पूछिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपका क्यों नहीं बना। आपका कहां बना? एनडीए का जो तथाकथित 36 दलों का है, कौन है आपका कोऑर्डिनेटर कन्वेनर? 38 दलों का। अब देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब जो देश के विकास को लेकर के इन्होंने कई भ्रामक आंकड़े रखे हैं। हाँ। मैंने पहले भी कहा कि देश का विकास तब होगा जब 140 करोड़ लोगों को उस विकास का लाभ मिले। अगर आज भी 5 किलो अनाज देकर आप रोजगार के वायदे से लोगों को भटकाना चाहते हैं तो निसंदेह ये आपकी सबसे बड़ी फेलियर है कि 20 करोड़ नौकरियों में कोई प्रामाणिक आंकड़े आपके पास नहीं है। आप कहेंगे 40 करोड़ लोगों का कहां से नाम लाएं? आप डिजिटली उनको आप एक जगह जमा कीजिए और हम लोगों को लिंक भेजिए। हमें भी एक अधिकार है कि आपकी जो जानकारियां हैं उसकी विश्वसनीयता को हम खंगाल सकें। ठीक है, इसीलिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर वादा नौकरियों का था, आप 5 किलो अनाज देकर सोच रहे हैं कि आपने रोजगार दे दिया। ये तो आप इन पर हमला करते हैं ना कि देखिए ये लोग खाना दे रहे हैं मुफ्त या बिजली दे रहे हैं मुफ्त। अब आप भी वही कर रहे हैं। ये उनको आप संपन्न नहीं बना रहे ना, उनको आप आत्मनिर्भर नहीं बना रहे। देखिए, हमने रोजगार के अवसर का अनाज से तो कोई कनेक्शन नहीं बनाया। अनाज क्यों देना शुरू किया था? जब कोविड का दौर आया था और अभी भी वर्ल्ड में कोविड के बाद लड़ाई के चलते हुए इस समय सप्लाई लाइंस जो हैं वो क्रिपल हो गई हैं। गेहूं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश कौन है? यूक्रेन। और यूक्रेन से गेहूं की जो उपलब्धता कम हो रही है उसके कारण से यूरोप में भी संकट है।
तो सप्लाई लाइन की प्रॉब्लम कोविड के समय शुरू हुई थी। अगर हम सबको पैसा दे देते, ये बताइए। अब अपने टर्न पे बोलिए सर, अपने टर्न पे बोलिए, मैं आपका टेक्निकल जवाब दे रहा हूं। मैं टेक्निकल जवाब दे रहा हूं। सीधे तौर पर है कि रोजगार आपने सीधे तौर पर कितने लोगों को? मैंने तो बता दिया भाई, 11 करोड़ ईपीएफओ थे, 27 अब उसका जवाब दे। रोजगार तो बता, आप बोल रहे थे, मैंने बीच में नहीं, आपको रोक दिया अंजना जी ने, लेकिन आपने रोजगार पर एक भ्रामक बात अपनी ओर से कह दी कि आपने 15,000 की बात की। मैंने आपको 5 लाख, 4 लाख और अभी जो निवेश के प्रस्ताव आए उन आंकड़ों को बताया। आपने कहा कि 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, जिससे 15,000 जॉब सृजित होंगे। कोई जाके पीछे जाके देख सकता है। नहीं, आपने 5 लाख नहीं सुना। मैंने कहा 5 लाख नौकरियां बिहार में दी गई और 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया गया। तो सीधे नौकरियों के 9 लाख अवसर वहां पर इस कार्यकाल में 9 लाख सरकारी नौकरियां दी गई। जी हाँ, ये जदयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनकी सरकार में बिहार में 9 लाख सरकारी नौकरियां दी गई। अच्छा, कुल कर्मचारी कितने हैं बिहार में? क्या कुल कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी कितने हैं? कुल कर्मचारी अभी एग्जैक्ट नंबर मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि सामान्यता आपको बता दूं, किसी भी जगह की जो जनसंख्या होती है, सामान्यता 1% से 1.25% ही सरकारी कर्मचारी होते हैं। कम से कम इतना तो आप याद रखिए कि ये राज्य सरकार का ऐतिहासिक फैसला है कि 4 लाख लोगों को, नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया गया। ये आप नहीं जानते हैं? और अरे भाई, कुमार जी, अब देखिए, फिर आप लगातार आप जवाब सुनने को तैयार नहीं है। मैंने आपकी बात मान ली और मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। ये इतना अब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अब बताता हूं ईपीएफओ का क्या होता है। देखिए, वो रूल ये होता है कि जब वो किसी संस्थान में काम करते हैं, उसकी परिभाषा ये है कि 20 से अधिक लोग होने चाहिए ताकि वो संस्थान होता है। जैसे आप अपने घर पे दिहाड़ी मजदूर बुलाते हैं और 15 दिन का काम करते हैं, उनका ईपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं, क्या पैसा डालते हैं क्या? नहीं। अब देखिए, आप ये तरीका गलत है। मैंने आपको कोई डिस्टर्ब नहीं किया, अब आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वो होता है, वो कंपनी या वो फैक्ट्री मानी जाती है जिसमें बाकायदा एक संस्थान होता है जो नियुक्ति करता है, और उसका रूल है कि जब 20 से अधिक होंगे एम्प्लॉय, तब आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड करना पड़ेगा। तो ये उनमें है जिनको कि कहीं ना कहीं संगठित रूप से रोजगार मिलता है। जो दिहाड़ी मजदूरों का ईपीएफओ ना कोई हम और आप खुलवाते हैं, ना कोई आप खुलवाता है, इसलिए इस पे भ्रामक करने का प्रयास मत करिएगा। और मैं एक और बात कहूं, और मैं कहना चाहता हूं, नौकरी के साथ ये सामाजिक न्याय की बात वो कर रहे हैं। 77 साल में बिहार में सिर्फ इन्हीं का शासन रहा, कांग्रेस, आरजेडी और जदयू। राज आके कहते हैं कि बिहार में इतनी जातियां पिछड़ी रह गई, इतना समाज पिछड़ा रह गया, और सबके नेता सब। आप सुनिए, आप जो जेडीयू के साथ, तो मैं कहता हूं सत्ता के पीएम आप बनाते हैं या आप बनाते हैं? सुनिए, माफ कीजिएगा, हमारे तो पीएम बने हुए हैं भाई। तो जब तक हमारे साथ थे तभी तक तो थोड़ा लाइन पे थे, उसके बाद तो क्या कहा जाए, जैसे ही संगति बैठी है वैसे ही। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, बहुत साफ बताइए ना, तो सीएम क्यों बनाए? क्यों बनाए सीएम? अरे हमारी वजह से सीएम बने थे, हमारे दम पे बने थे ना। क्यों बनाए? उस समय तो ठीक थे ना। क्यों बनाए? क्या ठीक थे उस समय? तो अच्छा बताइए, पहले कार्यकाल में क्या उन्होंने बिहार का उत्थान कर दिया था कि आप चलिए, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, 2005 से पहले का बिहार का आंकड़ा देखिए, अपराध का भी देखिए, और विकास का भी देखिए, और कृषि विकास का भी देखिए, और 2013 तक जब तक साथ में रहे उस दौर का देखिए, और उसके बाद का फिर देखिए अपराध का आंकड़ा, और फिर देखिए क्या हुआ, जहानाबाद के जेल से लेकर सब कुछ क्या हुआ, वो सारी बात सबको पता है। मैं सिर्फ एक बात जो कहना चाहता था, सामाजिक न्याय की बात करते तो बताइए ना कि इतने पिछड़े क्यों रह गए, और अगर है तो पूरा आंकड़ा सामने करिए। मैं फिर कहता हूं, पूरा आंकड़ा सामने करिए, दिखेगा जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी, या किसने किसकी भांजी मारी, किन लोगों के पास कितना बुरा, ये भी। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट बोल चुका मान्यवर धारा 370 पे, और उसके बाद भी बोले चले जा रहे हैं। हठ धर्मिता की पराकाष्ठा है इस समय जो ये बोलने का प्रयास करते हैं। और इन्होंने कहा एनडीए का कोऑर्डिनेटर, जनाब एनडीए का तो लीडर इस्टेब्लिश्ड है, कोऑर्डिनेशन की जहां समस्या है वहां कोऑर्डिनेटर पूछा जाता है। यहां मोदी जी के नेतृत्व में बिल्कुल स्पष्ट, सही दिशा, स्पष्ट नीति, सटीक नेतृत्व और सटीक निशाना। अब मेरे पास इतना ही टाइम है, एक एक सवाल पूछूंगी, दो लाइन का जवाब। अरविंद वाजपेयी जी, आपसे शुरू कर रही हूं, क्या है एजेंडा 2024 का? क्या आप लोग भी कास्ट सेंसस पुश करते हैं? अपना दल वाले यूपी में करते हैं आप एनडीए के साथ ही उस पर पीछे में रहते हैं? दो तीन चीजें बड़ी क्लियर हैं। आज के समय में मुद्दा विहीन विपक्ष है, ये आप समझ लीजिए। और कहो तो मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करूं, पेगासस, राफेल, अडानी, हिंडनबर्ग, कितने मुद्दे गिराऊं, कहीं कुछ नहीं चला। और 3 तारीख को जो नतीजे आए राज्यों के, उससे ये स्टेब्लिश हो गया कि ना बेरोजगारी चली, ना महंगाई चली, ना जातिगत जनगणना का कार्ड चला। वो इसलिए नहीं चला क्योंकि अब हिस्सेदारी की बात आ गई है।
और ये राजीव- सरकार हिस्सेदारी दे रही है। ठीक है राजीव जी, क्या कास्ट पॉलिटिक्स के आपके एजेंडे में ललन सिंह एक सवर्ण अध्यक्ष आपसे नहीं हजम हो पाए? क्योंकि आपको पहली बार आपने आरसीपी सिंह भी कुर्मी थे और उससे पहले आपने शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, खैर सबका क्या हुआ उस सब पे नहीं जाएंगे। जल्दी से, सामाजिक न्याय का मतलब आपके साथी वाली पार्टी के लिए सिर्फ एक परिवार का उत्थान है, ये कहते हैं सुधांशु। मुझे ऐसा लगता है परिवारवादी पार्टियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जरा ट्रैक रिकॉर्ड खंगाल लीजिए, और जब इनके 15 जो 38 दलों में 15 ऐसे दल हैं जो परिवारवादी पृष्ठभूमि के हैं, खुद इनके साथ बैठे हुए, ये एक ही अलायंस के 2 हिस्से में बंट चुका है एक दल, और दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, इसलिए परिवारवाद पर क्या बात है? आलोक जी, 24 का आपका एजेंडा। हमारा पूरी तरह से एजेंडा ये होगा कि किस तरह से देश को न्याय मिले, देश के लोगों को न्याय मिले, किसान को न्याय मिले, युवा को न्याय मिले, महिला को न्याय मिले। अब मैं सुधांशु राहुल भाई जी को की लाइन नहीं बोल रहे हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत। मैं वापस आ रहा हूं उसी चीज पर। न्याय का मतलब नफरत से भी न्याय मिले, मुझे लगता है उसके अंदर पूरी तरह से आ गया है। पेगासस, राफेल और अडानी, तीनों में से एक की जांच करा लो, अगर सरकार 10 दिन भी रह जाए तो। सरकार जांच आपकी, नहीं कराएंगे। एजेंसी आपकी, सब कुछ आपके हाथ में, जिसका मन किया कान अमेठा, जिसका मन किया गले लगाया, वो धुल जाता है। जवाब दीजिए। गजब की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय इसके ऊपर बोल चुका है, और राफेल के ऊपर चौकीदार चोर कहने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से माफी मांग चुके हैं। नहीं मांगी, निर्लज्जता की हद है। सुप्रीम कोर्ट में लिखित माफी मांगी राहुल गांधी ने, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट किया। सुप्रीम कोर्ट रिटर्न में माफी मांगने के बाद निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। कांग्रेस आप अभी भी झूठ बोल झूठ का रहे हैं। प्रपंच बोल रही थी। आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट करने के लिए माफी मांगी गई। वही तो मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट करने के लिए माफी मांगेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड झूठ है। सीबीआई के डायरेक्टर को यानी सुप्रीम कोर्ट के सर्टिफाइड झूठ है। झूठ 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 और पूरी तरह से वो चक्की पिसिंग आपके यहाँ पर चलेगा। ठीक है, सुधांशु जी कंक्लूडिंग लाइन, एक लाइन से। मैं एक लाइन सिर्फ दर्शकों से ये कहना चाहता हूं, सबको दिखाई पड़ रहा है जो ज्यादा डिस्टर्ब करता है उसी के बाद मुद्दे कम होते हैं। कभी इम्पोर्ट नहीं किया है, हम तो एक्सपोर्ट करने वाले देश को लेकर आए थे 2014 में। आलोक जी टाइम खत्म हो गया। 3 साल के अन्न के और गेहूं के भंडार भरकर आपको दिए थे हम। सुधांशु जी, देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि हम एक नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं। स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से। कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। मणिपुर में लाइए, मणिपुर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में चुनौती दे चुका हूं कई बार। भारत सरकार में लाकर आप नाटक कर चुके हैं। मणिपुर में 5% नहीं बोला, मणिपुर सरकार के खिलाफ क्यों नहीं लाते? कानून पास ये करके आप 24 का चुनाव वाला साल है। आगाज ऐसा है, अंजाम कहां तक जाएगा आप पर छोड़ते हैं।